हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के जूझ पाठ का सार पढ़ेंगे। इसके लेखक आनंद यादव जी हैं। यह पाठ मूल मराठी उपन्यास जोबी का हिंदी अनुवाद है। इसके हिंदी अनुवादक केशव प्रथमवीर हैं। यह कहानी समाज के ग्रामीण, निम्न, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग के संघर्ष को बताती है। पाठ के शुरुआत में लेखक ने बताया है कि वह अपने परिवार के साथ एक गांव में रहते थे। उनके पिता का नाम रत्नप्पा था। लेखक उन्हें दादा कहकर पुकारते थे। लेखक के पिता ने उनकी पढ़ाई 5वीं कक्षा में ही छुड़वा दी थी, क्योंकि वे मानते थे कि पढ़ाई पढ़ने से ज़्यादा खेतीबाड़ी ज़रूरी है। उसके पिता उसको जानवर चराने के अलावा खेत पर पानी देने का काम भी दिया करते थे, परंतु लेखक का मन पढ़ने को करता था। वह हमेशा पढ़ना चाहता था, लेकिन पिता उसे पढ़ने नहीं देते थे और वह उससे घर के और खेत के काम कराया करते थे। वह अपने व्यापार में भी जल्दी करते थे। वे गन्ने से गुड़ बनाने में जल्दी करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं जल्दी गुड़ बनाऊंगा तो जल्दी बेच दूंगा और व्यापार अच्छा रहेगा। चाहे तीसरे दर्जे का गुड़ बने, लेकिन उन्हें जल्दी बनाना होता था ताकि वे सबसे पहले बना के और सबसे पहले बेच दे। एक दिन लेखक ने पढ़ने की इच्छा अपनी माँ से कही, क्योंकि पिता से तो वह डरता था, पिता से वह कुछ नहीं कह पाता था। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ और तुम पिताजी से बात करो। माँ ने कहा, मैं तो पिताजी से बात नहीं करूँगी, क्योंकि माँ भी पिताजी से डरती थी। उन्हें लगता था कि अगर मैं पढ़ने की बात कहूँगी तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। फिर लेखक ने अपनी माँ से कहा कि माँ, एक काम करते हैं कि आप दादा की शिकायत दत्ता राव जी से कर दीजिए। दत्ता राव जो थे उस गांव के मुखिया थे और उसके पिता उनकी बात सुना भी करते थे। फिर माँ ने जाके दत्ता जी से लेखक के पढ़ने की बात कही। दत्ता जी ने उसके पिता को बुलाया और कहा, रत्नप्पा, तुम अपने पुत्र को पढ़ने दो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे तैसे दत्ता राव जी ने पिता को मना लिया। पिताजी मान तो गए, लेकिन उन्होंने उसके सामने शर्त रख दी। शर्त यह थी कि विद्यालय सुबह 11 बजे होता है, तो तुम सबसे पहले सुबह उठ के खेत में आओगे, अपना बस्ता साथ लेकर आओगे, सुबह खेतों में पानी दोगे, उसके बाद तुम विद्यालय जाओगे और विद्यालय से आने के बाद फिर तुम खेतों में आओगे और जानवरों को चराया करोगे। और जिस दिन तुम्हारे विद्यालय की छुट्टी होगी उस दिन तुम पूरा दिन खेतों में ही काम करोगे, और जिस दिन खेतों में काम करने की ज़रूरत होगी उस दिन तुम विद्यालय नहीं जाओगे और तुम मेरे साथ ही काम कराओगे। अब पाठशाला जाने का समय सुबह 11 बजे था। लेखक सुबह उठकर पहले खेत जाता, बस्ता साथ ले जाता, उसके बाद वह विद्यालय जाता। तो विद्यालय का उसका पहला दिन था। लेखक 5वीं कक्षा में फेल हो चुका था, तो उसके पास सिर्फ 2 ही महीने का समय था उसे 5वीं कक्षा पास करनी थी। अब उसके साथ के साथी जो नई कक्षा में थे वो उसके सारे नए मित्र थे, पुराने मित्र उसके साथ कोई भी नहीं था। पहले दिन कक्षा में जाते उसके सामने एक शरारती बालक, जिसे चौहान के लड़के के नाम से जाना जाता था, उसने उसे रोक लिया और उसके गले में से गमछा निकाल के उससे खेलने लग गया। उसके गमछे को इधर उधर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लग गया और उसकी खूब हंसी बनाने लग गया, जिसे देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ और उसका विद्यालय में रहने का बिल्कुल मन नहीं किया। उसे लगा कि सब उसकी मजाक ही बना रहे हैं, विद्यालय आना सही नहीं है। उसी समय जब उसके साथ बच्चे शरारत कर रहे थे तो कक्षा में मास्टर जी रणवरे आ गए। उन्होंने ये सब शरारतों को रोका और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। इसके बाद आधी छुट्टी हो गई, मतलब जिसको हम ब्रेक कहते हैं। ब्रेक में फिर क्या हुआ, वो बच्चे फिर उसे चिढ़ाने लग गए, उसके साथ शरारत करने लग गए। उसने मटमैली धोती और गमछा पहन रखा था, उसके गमछे से फिर सब खेलने लग गए। लेखक को बहुत बुरा लगा और लेखक को बहुत दुख भी हुआ। अगले दिन विद्यालय जाते हुए लेखक डर रहा था, लेकिन उसने क्या करा, धोती और गमछे की जगह पाठशाला के लिए नई वेशभूषा ले ली, जिसमें उसने सिर पे टोपी और नाड़ी वाले मेलखाऊ रंग की चड्डी खरीद ली। फिर वो डरते हुए विद्यालय को गया। लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम मंत्री था। वे गणित का विषय पढ़ाते थे। वे बहुत ही कठोर थे। वे सबको डंडे से नहीं मारते थे, बल्कि शरारत करने पर बच्चे की कमर में मारते थे। उनसे सबको डर लगता था। अब लेखक भी उनसे डरने लग गया।
ऐसे ही देखते देखते लेखक का मन बिल्कुल नहीं था विद्यालय जाने का, परंतु उसे पढ़ना था तो वह विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता था। फिर लेखक ने वसंत पाटिल छात्र से दोस्ती की। वह पढ़ने में बहुत होशियार था और मन लगाकर पढ़ता था। उसको देखकर लेखक को भी पढ़ने की इच्छा होती थी। वे दोनों साथ बैठ के पढ़ते और एक साथ खेलते भी थे। लेखक बताता है कि उसके विद्यालय में मराठी भाषा और कविता लेखन मास्टर सौंदलगेकर थे, जिन्होंने उसको बहुत ही समझाया, कविता लिखना सिखाया। वे बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते थे। वे बहुत अच्छे ढंग से कविताएं समझाते भी थे। जो कविताओं की लयबद्धता के साथ वो कविताओं को बोलते और समझाते थे, वो तुरंत के तुरंत ही छात्रों को समझ में आ जाता था। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो किसी के बोलने और समझाने पे जल्दी समझ में आ जाती हैं। ऐसे ही वे मास्टर थे। उनको कविताओं का अच्छा ज्ञान था कि कविताओं में कहाँ रस, छंद, अलंकार और कहाँ लयबद्धता होनी चाहिए। लेखक को कविताएं लिखने में रुचि मराठी विषय के मास्टर सौंदेलकर के प्रोत्साहन से हुई। वे उसे बार बार प्रोत्साहित करते रहते थे कि तुम भी कविताएं लिख सकते हो। धीरे धीरे लेखक ने भी लिखना शुरू करा। लेखक को बहुत अच्छा लगता था लिखना। वे जो भी कविताएं लिखता मास्टर जी को सुनाता और मास्टर जी उसको अपने हिसाब से समझाते कि इसमें यह सही है, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, और उसको और ज़्यादा प्रेरित करते थे कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। इस प्रेरणा को लेकर लेखक जो है और अच्छी कविताएं लिखने लग गया था। कविताएं रचते हुए दो बातें समझ गया था कि एक तो अकेलेपन से ऊबता नहीं है, वो खुद में ही मस्त काव्य रचना रचने लग गया था। दूसरी, कविताओं को अपनी ही चाल लय में अभिनय सहित गाना और उसे समझना। मास्टर लेखक को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके हौसले को बढ़ाने के लिए 6ठी 7वीं कक्षाओं के छात्रों के सामने और पाठशाला के समारोह के सामने कविता गवाकर उसके उत्साह और हौसले को मास्टर जी और बढ़ा दिया करते थे, जिससे कि लेखक के मन में स्वयं कविता रच लेने और बोलने का आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता था। लेखक को मास्टर जी का साथ बहुत अच्छा लगता था। वे अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानी उन्हें कविताएं सुनाकर भूल जाते थे। तो बच्चों, इस पाठ में हमें ये समझ में आता है कि लेखक अपनी परेशानियों और अपने जीवन से जूझता ही रहता है। वे संघर्ष ही करता रहता है, पढ़ने के लिए हो चाहे पिता से किसी काम को करवाने के लिए हो। इसीलिए इस पाठ का नाम जूझ पड़ा है। इस पाठ को विस्तार से जानने के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।